तो मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है उसका जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तो औसत से 5 गुना ज़्यादा बारिश हुई है। इसकी वजह से बाढ़ आ गई है और ये बाढ़ बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर तबाही मचा रही है। आंकड़ों के जरिए समझिए, पाकिस्तान में बाढ़ में अब तक 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 400 बच्चे इसमें शामिल हैं। बाढ़ से 11 लाख से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँच गया है। पूरे देश में 18,000 स्कूलों को नुकसान हुआ है। बाढ़ से 1 करोड़ 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। 34 लाख बच्चों को सीधे मानवीय मदद की जरूरत है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 20 लाख बच्चों का स्कूल छूट सकता है। 20 लाख। बाढ़ की वजह से गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। डायरिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया। बाढ़ की वजह से 160 से ज्यादा पुल टूट गए हैं। इस बीच 5000 किलोमीटर की सड़कें बर्बाद हो गई है। 35 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। 8 लाख से ज्यादा मवेशियों की जान चली गई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये बहुत भयंकर बाढ़ है। पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ से इस वक्त जूझ रहा है। इसकी एक वजह तो बहुत ज़्यादा बारिश है, लेकिन दूसरी वजह चीन बताया जा रहा है। आप कहेंगे चीन कहाँ से आ गया? आगे आपको हम समझाएंगे कैसे आ गया। पहले आप जरा बाढ़ से हो रही तबाही का ये मंजर देख लीजिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान में आई बाढ़ ने रास्तों के वजूद को खत्म कर दिया है। हर तरफ पानी है। जहां नजर जाएगी वहां सिर्फ जल सैलाब दिखेगा। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। 1/3 पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक कई राज्यों में हालात बहुत खराब है। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस साल आई बाढ़ को सबसे भयानक बाढ़ क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह बता रही है ये तस्वीरें। पाकिस्तान की बड़ी आबादी को मदद चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी बड़ी त्रासदी से अपने बूते पर निकल पाए। आलम यह है कि अब लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों तरफ सड़कें टूट गई हैं, ब्रिज टूट गए हैं, कई जिलों का संपर्क टूट गया है। लोगों को बिजली, पानी के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। सबकी सप्लाई ठप हो चुकी है। ये पाकिस्तान का सिंध का इलाका है। इसे शहादत कोट कहते हैं। एक महिला है जो अपनी गाय का बछड़ा लेकर चल रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है। सिर पर 2 बर्तन रखे हैं। पता नहीं इस बाढ़ में कहां से पीने तक का पानी नसीब हो रहा होगा। पूरा इलाका डूबा हुआ दिख रहा है। सामने एक कॉलोनी भी है। आसपास पानी ही पानी है। लोग इसी तरह पानी में आ जा रहे हैं। ऐसे ही लकड़ियां बीन कर लाई जा रही है ताकि आग जलाकर कुछ खाने का इंतजाम किया जा सके। इंसान तो इंसान है, जानवर भी परेशान है। जब चारों तरफ पानी हो तो जानवर भी क्या खाएगा? पानी की बीमारियों का खतरा अलग है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ के चलते सिंध में पानी से होने वाली बीमारियां काफी बढ़ गई है। इसकी चपेट में सिंध के सैकड़ों बच्चे आ चुके हैं। डायरिया, बुखार, खांसी, जुकाम जैसे मामले अब आम हो चुके हैं। सांप काटने के भी बहुत से मामले सामने आ चुके हैं। हमारे यहाँ पे जो मोस्टली पेशेंट आ रहे हैं वो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जैसे डायरिया है, कालरा है, और इसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीज़ आ गई, जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है, उसको हम ट्रीट करें, और मलेरिया हो गई, और जो है इचिंग हो गई, जैसे हमारे पास स्किन डिजीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, हम उनको सबको ट्रीट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से प्रभावित लोग घर छोड़ने को मजबूर है। बड़ी संख्या में लोग कैंप में रह रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर भी लोग रहने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। पाकिस्तान में बर्बादी हो रही है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान को लेकिन मदद मिल रही है और मिलनी भी चाहिए इंसानी नाते। लेकिन अब ये भी सवाल उठने लगे कि कहीं पाकिस्तान की इस बर्बादी के लिए चीन तो जिम्मेदार नहीं है।
कहीं पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी दोस्ती की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ रही है? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, फ्री नहीं होता है। अगर कोई आपको कुछ मुफ्त देने की बात कर रहा है तो ये तय मानिए कि वो इसके बदले आपसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेगा। पाकिस्तान को भी चीन को लेकर ये गुमान था, वो जो कुछ भी पाकिस्तान के लिए कर रहा है वो सब मुफ्त में कर रहा है, दोस्ती के नाते कर रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान उसकी कीमत चुका रहा है। विस्तार से समझिए कैसे। तो कहानी शुरू होती है 1962 के भारत चीन युद्ध से। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन था ही, संपूर्ण कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब पाकिस्तान के मन में पहले से पल रहा था। भारत चीन का युद्ध हुआ जिसमें दुर्भाग्य से भारत की हार हुई। भारत अक्साई चीन के रूप में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा चीन के हाथों गंवा बैठा। यहाँ से पाकिस्तान को ये लगा कि चीन से उसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक देश के दो दुश्मन आपस में दोस्त होते हैं। तो पाकिस्तान ने चीन से दोस्ती इसी लिहाज से कर ली। अब आगे बढ़िए। कहानी आती है कोराकोरम और शख्सगाम वैली की तरफ। कोराकोरम पर्वतों से निकलने वाली शख्सगाम नदी के दोनों ओर शख्सगाम वैली फैली हुई है, काराकोरम। 1948 में इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में 1963 में एक डील हुई, समझौता हुआ। उसके तहत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया, क्योंकि उसे चीन से दोस्ती करनी थी। चीन ने तिब्बत पर कब्जे के लिए 1959 में अपने शिंजियांग प्रांत से एक सड़क का निर्माण पहले से ही शुरू कर दिया था। 1963 में जब उसकी पाकिस्तान से दोस्ती हो गई तो उसने इस पूरे काराकोरम रेंज पर एक हाईवे बनाना शुरू कर दिया। ये चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का पहला जॉइंट प्रोजेक्ट था। दोनों ने मिलकर 1300 किलोमीटर का ये हाईवे बना दिया, जो फिर 1979 में जाकर पूरा हुआ। चीन के काशगर से लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक ये जाता है। चीन और पाकिस्तान के बीच प्रमुख व्यापार इसी रास्ते के जरिए होता है। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो इतिहास को, तो ये समझ पाएंगे कि कैसे चीन पाकिस्तान की बर्बादी की वजह बन गया है। समझने के लिए सबसे पहले आपको सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को समझना चाहिए। नक्शा आपके सामने है। साधारण भाषा में अगर कहूँ तो इसे काराकोरम हाईवे के चौड़ीकरण को सीपैक आप कह लीजिए। चीन का ये कॉरिडोर कराची के ग्वादर पोर्ट से काशगर तक बन रहा है, और नक्शे में आप देख भी सकते हैं लगभग पूरा पाकिस्तान ही इसके कॉरिडोर की जद में आ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के इलाकों से गुजरकर ये कॉरिडोर जा रहा है। इसके लिए चीन लाखों करोड़ रुपए खर्च भी कर रहा है, लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए पर्यावरण को ताक पर रख दिया गया है। अब धीरे धीरे आपको कहानी समझ में आएगी। जिस इलाके में सीपैक का निर्माण हो रहा है वो पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील इलाका है। ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है और इन इलाकों में चीन इस काराकोरम हाईवे को और चौड़ा करने के लिए सड़कें बनवा रहा है। इसके अलावा बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं भी वहां पर बना रहा है। इसके लिए वो पहाड़ों पर विस्फोट कर रहा है। इससे इकोलॉजी जो है वो उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जानकार ये कह रहे हैं कि मौजूदा बाढ़ इसी का असर है, इसी वजह से आई है। अब ये समझिए कि सीपैक की वजह से पाकिस्तान बर्बाद कैसे हो रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये पहाड़ी इलाके हैं। यहीं पर काराकोरम रेंज आती है। इस रेंज के साथ पूरे पाकिस्तान के ऊपरी इलाके में 7200 7200 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। चीन के कार्यों की वजह से बढ़ रहे तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भारी बारिश और पिघलते हुए ग्लेशियर्स की वजह से बाढ़ आ गई है। विश्व बैंक ने वार्न किया था इस सदी के अंत तक पाकिस्तान में 1/3 ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर सूखा पड़ सकता है। पाकिस्तान के हिमालयी ग्लेशियर्स के पिघलने की गति बहुत तेज है। पिछले साल आई एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान पिघलते हुए ग्लेशियर्स का हॉटस्पॉट है। हिमालय के ग्लेशियर बाकी दुनिया की तुलना में 10 गुना ज्यादा गति से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन की वजह से परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन तो मैन मेड है, यानी चीन ये सब कर रहा है। अब एक और मैप, उसके जरिए समझिए
कैसे जिस इलाके से सी पैक गुजर रहा है वहां चीन के निर्माण कार्यों की लाइन लगी हुई है। इसकी वजह से पूरी इकोलॉजी पर असर पड़ा है। चीन पाकिस्तान में बहुत से पावर प्लांट भी बन रहे हैं, इसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। और अब थोड़ा डिटेल में समझिए कैसे। 2 हाइड्रो पावर प्लांट है, खैबर पख्तूनख्वा का सूखी किन्नारी जो 870 मेगावाट का है, दूसरा है पंजाब का कारोट 720 मेगावाट का वो प्लांट है। 6 कोयले से चलने वाले पावर प्लांट है। पंजाब के साहिवाल में 1320 मेगावाट का है, पंजाब के मुजफ्फरगढ़ में 1320 मेगावाट का है, पंजाब के रहीम यार खान में 3120 मेगावाट का है, सिंध के थारपारकर में 3960 मेगावाट का है, सिंध के पोर्ट कासिम में 3120 मेगावाट का है, बलूचिस्तान के ग्वादर में 300 मेगावाट का। यानी जो पंजाब और सिंध बाढ़ से प्रभावित है, ज़्यादा प्रभावित है, वहीं सबसे ज़्यादा ये 5 पावर प्लांट्स हैं। इसके अलावा पंजाब के बहावलपुर में 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट है, सिंध के सट्टा में 350 मेगावाट का विंड प्लांट भी है। सी पैक के अंतर्गत 30 से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही है। ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर लगी हुई है। संचार लाइन है, रेल लाइन है, सड़क है, हाईवे है, ऊर्जा। चीन ने पाकिस्तान के ऊपर से लेकर नीचे तक यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना कब्जा जमा लिया है ताकि सी पैक के जरिए व्यापार बढ़ सके। असल में वो भारत पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान को अपना गुलाम बना रहा है, इनफैक्ट बना चुका है। मास्टर स्ट्रोक में अभी तक आपने पर्यावरण पर चीन के अत्याचार को समझा, अब मानवता पर चीन के अत्याचारों का विश्लेषण करना है। ये बात तो जग जाहिर थी कि चीन शिनजियांग प्रांत में बसे उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखकर उन पर अत्याचार करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चीन को इसका जिम्मेदार ठहराने में हिचकिचाती रही, पता नहीं क्यों। अब संयुक्त राष्ट्र ने चीन के अत्याचारों पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो कमिश्नर हैं मिशेल, उन्होंने चीन के अत्याचारों पर 48 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी कर दी है और रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा है। री एजुकेशन स्कूल के नाम पर उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स में उन्हें कैद करके रखा है। मुसलमानों की हत्या कर उनके अंग निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। उइगर मुसलमान महिलाओं को उनके बच्चों से अलग किया जा रहा है। इन उइगर मुसलमानों के बच्चे पैदा करने की आज़ादी इनको नहीं दी गई है। उइगर मुसलमानों को धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आपको उसके बिंदु पढ़कर सुना रही हूँ। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि चीन अत्याचार बंद नहीं करता तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सख्त कदम उठाने ही होंगे। मिशेल जो कि कमिश्नर है संयुक्त राष्ट्र में ये रिपोर्ट जो तैयार की है, उन्होंने इस रिपोर्ट को जिनेवा में जारी किया है। इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए उनके ऊपर बहुत दबाव था, प्रेशर था। अब जाकर ये रिपोर्ट जारी हुई तो चीन ये आरोप लगा रहा है कि इसे पश्चिमी देशों के हित में ध्यान रखते हुए बनाया गया है। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली देशों ने ये रिपोर्ट तैयार करवाई है। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट को साइड में रखकर उन तस्वीरों को दिखाएंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि चीन के अत्याचार वहां हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। वो बताएंगे कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार उइगर मुसलमानों की पूरी नस्ल को कैसे खत्म करने पर तुली हुई है और किस तरीके के अत्याचार कर रही है। देखिए आप। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान पत्र दिखाता है तो तस्वीरें ऐसी होती है। एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति, दुनिया की सप्लाई चेन का हब, दुनिया की शक्तिशाली सेना वाला देश। लेकिन चीन का असली पहचान पत्र ये नहीं है, बल्कि उसकी असलियत ये तस्वीरें बयान करती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें चीन से बाहर आने से रोका जाता है। कतार बांधे घुटनों के बल बैठे ये उइगर मुसलमान हैं। आंखों पर पट्टियां बंधी है। चीन के सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है। चीन की असली पहचान यही है, अत्याचार।
एक पूरी नस्ल को खत्म करने वाली अत्याचारी सरकार। चीन की इस पहचान पर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी मुहर लगा दी है। चीन के दबाव में लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट लंबित थी। We know the pressure from the Chinese government, how they tried to whitewash by inviting Madame Bachelet to China and showing her completely different scenes. But it is a slap on Chinese government's face. However, we still believe it is not as strong as we have expected. अब चीन के अत्याचार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने रिपोर्ट सहित उजागर हुए तो चीन नकार रहा है, बहाने बनाकर अपनी छवि बचाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। 但即便是这份非法、毫无公信力的报告，也没有敢再渲染新疆存在所谓的种族灭绝、强迫劳动。 चीन जिसे झूठ कह रहा है वो सच इतना पुराना है कि चीन दबाए नहीं दबा सकता। इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुद चीन के लोगों ने उस सच को रखा है, एक ऐसा सच जिसे आप सुनेंगे तो भीतर तक दहल उठेंगे, जिसे आप देखेंगे तो लोकतांत्रिक देश में रहने की अहमियत समझ में आएगी, जहां छोटी सी घटना भी दुनिया के मीडिया में सुर्खियां बन जाती है, लेकिन एक कम्युनिस्ट मुल्क के इतने बड़े अत्याचार को भी बरसों बरस सामने आने नहीं दिया जाता। उइगर मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी चीन के शिनजियांग प्रांत में रहती है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार और हान बहुल आबादी उइगर मुसलमानों से नफरत करती है, उनकी नस्ल धार्मिक पहचान को खत्म करना चाहती है, इसीलिए उन्हें इस तरह से डिटेंशन कैंप्स में कैद करके रखा जाता है। चीन के शिनजियांग प्रांत में 2010 के दशक से ही इस तरह के डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। यहाँ उइगर मुसलमानों को कैद करके उन्हें मारा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट को सबूत मिले हैं कि 2020 तक शिनजियांग में 380 से ज्यादा री एजुकेशन कैंप बनाए गए। 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की एक समिति ने कहा था कि चीन ने री एजुकेशन कैंप में 12 लाख से ज्यादा लोगों को कैद करके रखा है। शिनजियांग प्रांत के हिटलर है शी जिनपिंग और उनके ही इशारे पर मुसलमानों का हॉलोकॉस्ट किया जा रहा है, यानी जिस हिटलर ने यहूदियों को मरवाया उससे भी ज्यादा भयानक अत्याचार शिनजियांग के उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको डिटेंशन सेंटर में रख लिया है उइगर्स को खास करके, तो अलग अलग तरह के बर्ताव हो रहे हैं, इंक्लूडिंग टॉर्चर। एक खबर आ रही है कोई टाइगर चेयर है कि उस चेयर पे आपके हाथ और पैर बांध के आपको पुलिस मारती है बैंतों से। उस तरह के वाटर बोर्डिंग, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका सिर पानी के नीचे डुबा दिया जाता है ताकि आपको लगे कि आप डूब रहे हो, ड्राउनिंग की सेंस आती है, फियर आता है। खाना नहीं दिया जाता टाइम से, रात भर सोने नहीं दिया जाता, रात भर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले अकेले कमरे में पूरी बत्ती जलती हुई ताकि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो। उइगर मुसलमानों को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें घर में कुरान रखने या पढ़ने की इजाजत नहीं मिलती। उइगर मुसलमानों को मुस्लिम नाम रखने तक की इजाजत नहीं है। वो रमजान में रोजे नहीं रख सकते हैं। उनको मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2020 में शिनजियांग की 900 जगहों का सर्वे किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 से 2020 तक 16,000 मस्जिदें तोड़ दी गई। उइगर जोड़ों को आबादी बढ़ाने से रोकने के लिए अलग अलग कैद किया जाता है। डिटेंशन कैंपों में उइगर महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए जाते हैं। उइगर मुस्लिम्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल्कुल नहीं है इस समय शिनजियांग प्रोविंस में। इसका कारण यह है कि चाइना को यह लगता है कि उइगर मुस्लिम्स उसकी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट खतरा है और उनके अंदर एक्सट्रीमिज्म पनप रहा है। तो उनके जो सिंबल्स हैं, फिजिकल सिंबल जो अपने रिलीजन को वो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आदमियों के लिए बियर्ड्स शेव ऑफ कर दी जा रही हैं। वेल्स, औरतें लड़कियां अगर वेल पहनती उनको पहने नहीं दिया जाता। शिनजियांग में बसने वाले उइगर मुसलमान चीनी नागरिकों से अलग दिखते हैं। गोरा रंग,
हरी आंखें, लाल रंग के बाल, ये दिखने में चीनियों से एकदम अलग है। इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, यहाँ तक कि शिंजांग की इमारतें भी बेइजिंग की इमारतों से अलग दिखती है। लेकिन अब चीन वीगर की पहचान और पूरी नस्ल मिटाने पर आमदा है। अब संयुक्त राष्ट्र ने चीन के अत्याचारों पर रिपोर्ट जारी कर दी है, लेकिन सवाल ये कि क्या दुनिया चीन के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगी? कॉटन, टमाटर, सोलर पैनल्स जो कि पीवीसी शिनजियांग में काफी बनते हैं, फ्लोर टाइल्स, इस तरह के आइटम्स का ऑलरेडी अमेरिका ने लॉ पास कर दिया है कि अगर किसी भी आइटम में शिनजियांग का ओरिजिन है तो वो आइटम अमेरिका के अंदर नहीं आ सकता। तो इस तरह से अब इस चीज को मोमेंटम मिलेगा। अब दूसरे देशों की कंपनीज पर भी इस तरह की पाबंदी लग सकती है। दुनिया में एक मोमेंटम बन सकता है कि शिनजियांग प्रोविंस से कोई भी अगर माल आता है सप्लाई चेन में जहां भी लिंक्ड हो, उस माल को इंपोर्ट ना करा जाए। चीन की सरकार के अत्याचार तो उइगर मुसलमानों पर बरसों से हो रहे हैं, लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने चीन के अत्याचारों पर रिपोर्ट जारी करने की हिम्मत दिखाई है। अब मास्टर स्ट्रोक में बात होगी समंदर में भारत की शक्ति क्रांति की। कोच्चि से आज सुबह सुबह जो तस्वीरें आई वो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि भारत ने आज 13 साल की साधना से हासिल की गई महाशक्ति को समंदर में उतार दिया। और इस महाशक्ति का नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही अब भारतीय नौसेना दुनिया के उन 4 देशों में शामिल हो गई है जिसके पास एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत की इस कामयाबी पर पड़ोसी मुल्क चीन के होश फाख्ता हैं। आखिर क्यों परेशान है चीन, ये आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले गौरवशाली क्षण को महसूस कीजिए, फख्र कीजिए। जब INS विक्रांत समंदर के शहंशाह की तरह लहरों पर उतरा तब क्या था, नजारा देखिए। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। पैंतालीस 45,000 टन के समंदर के सिकंदर की हुंकार आज पूरी दुनिया ने देखी और सुनी, क्योंकि समुद्र का ये नया सेनापति पूरी तरह से स्वदेशी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है।
इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। INS विक्रांत देश की आन बान शान और अभियान का नया प्रतीक है, क्योंकि समंदर में इसकी मौजूदगी ही पूरे 400 किलोमीटर के इलाके को दुश्मन से महफूज कर देती है। 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में महज कुछ ही देश ऐसे हैं जो इतना बड़ा युद्धपोत, इतना हैवी युद्धपोत जो है बना सकते हैं, सक्षम है उसमें, और उसमें भारतीय नौसेना और भारत जो है शामिल हो गया है। अभी तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका, रूस, चीन या फिर फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब देशों के पास है, स्पेन के पास भी है, तो लेकिन अब ये बनाया है फाइटर जेट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर फाइटर जेट तैनात होते हैं। और आपको बता दें कि ये जो स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी है। विक्रांत जल से थल तक पहुंचने वाले हर दुश्मन को तो दूर करता ही है, इसके रहते आसमानी रास्ते से भी दुश्मन भारत की सीमाओं पर आंख उठा नहीं सकता। ये देखिए, ये मिसाइल, ये ताकत होती है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो ये इस तरह का, अभी तो एक फाइटर जेट खड़ा हुआ है, लेकिन इस INS विक्रांत पर 30 ऐसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं एक समय में। पीछे देखेंगे तो ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, कामोव हेलीकॉप्टर है, और उसके दूसरी तरफ जो है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ये 3 जो है अभी इस वक्त खड़े हुए हैं, लेकिन इस INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर 30 ऐसे एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं। INS विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत की समुद्री सीमा जिस तरह बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैली है, उसे 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर की ऐसे में जरूरत थी, जो INS विक्रांत से अब पूरी हो जाएगी। एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं चलता है, इसके साथ पूरा कैरियर बैटल ग्रुप रहता है। दैट मीन्स 3-4 डिस्ट्रॉयर होंगे, एक सबमरीन होती है, फ्रिगेट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, बोइंग P-8I और IL-38, तो उसको बोलते हैं कैरियर बैटल ग्रुप, जो कि चलता है। जैसे कि विक्रांत, अभी विक्रमादित्य है जो कि फुली ऑपरेशनल है। ये विक्रांत जंग का नहीं बल्कि अमन का प्रतीक है, और ये उन देशों के लालच पर लगाम लगाएगा जो जल से थल तक दूसरे देशों की जमीन पर निगाहें गड़ाए रहते हैं। इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी। ज्यादा सुरक्षित सी लेन्स, बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड और मैरीटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। भारत का विक्रांत ताकत के साथ शांति का सिपाही है, लेकिन हमारा पड़ोसी चीन इसे लेकर बड़ा परेशान है। इसीलिए वो अपने फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर की खूबियां गिनाने में लगा है और ये साबित करना चाह रहा है कि उससे अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में किसी के पास नहीं है। विक्रांत से हैरान चीन का बड़बोलापन ग्लोबल टाइम्स में झलका। चीन का फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में सबसे मजबूत है और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा है। फुजियन एयरक्राफ्ट स्टीम एनर्जी से संचालित होता है। चीन का फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनकर तैयार है। विक्रांत की ताकत देखने के बाद अब चीन ये साबित करने में जुट गया है कि फुजियन विक्रांत से बेहतर है, लेकिन इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है, और वो भी ऐसी जो चीन को शर्मसार कर दे। फुजियान पर चीन के झूठ का पर्दाफाश करे उससे पहले चीन के दावों के मुताबिक दोनों देशों के नए विमानवाहक युद्धपोत की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि फुजियान को लेकर चीन का दावा है कि उससे बेहतर युद्धपोत हो ही नहीं सकता। विक्रांत की लंबाई कितनी है? 262 मीटर, फुजियान की 315 मीटर। भारत के विक्रांत की रफ्तार है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, चीन के फुजियान की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 43,000 टन का है, फुजियान का 80,000 टन का है।
अब जो आपको बताएंगे उसे ध्यान से सुनिए। भारत के विक्रांत में फाइटर जेट का टेक ऑफ स्की जंप तकनीक से होता है, जबकि चीन का दावा है कि उसके फुजियान में टेक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से होता है। और फुजियान का पावर सिस्टम बॉयलर बेस्ड है, जो विक्रांत का भी है। टेक ऑफ तकनीक को लेकर चीन का जो दावा है वही उसके झूठ का भी पर्दाफाश करता है। और गौर से समझिए कैसे। फुजियान पर चीन के दावे की पोल कैसे खुलती है, देखिए आप। चीन क्या कह रहा है कि फुजियान में एयरक्राफ्ट टेक ऑफ सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट के जरिए होता है, जबकि पावर जनरेशन के लिए बॉयलर सिस्टम लगा हुआ है। अब सवाल इसलिए इसमें उठ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक ऑफ सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया के जानकार ये मानते हैं कि बॉयलर पावर जनरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम तैयार कर लेना नॉट पॉसिबल, लगभग नामुमकिन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम वाला युद्धपोत सिर्फ अमेरिका के पास है, और इस युद्धपोत में पावर जनरेशन परमाणु ऊर्जा से होता है, जबकि अब तक दुनिया में कहीं भी बॉयलर पावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम बना ही नहीं है। समझ गए आप चीन के झूठ को? दरअसल विक्रांत के दम को देखकर चीन बेदम हो गया है। वो फुजियान के बखान करने में इसलिए ही जुट गया है, लेकिन फुजियान पर बड़बोलापन चीन पर भारी पड़ गया है। अब हम आपको दिखाते हैं विक्रांत का वो दम जिससे चीन चिढ़ गया है। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर बताया आपको, जो किसी फुटबॉल मैदान के दोगुना है। चौड़ाई है 62 मीटर, जो एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसकी ऊंचाई है 59 मीटर, जो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 18 मंजिला के बराबर है। और वजन इसका 43,000 टन का है, जो 4 आईफिल टावर के वजन के बराबर हो जाएगा। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए आप कि ये 14,000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के सफ़र कर सकता है। और ये दूरी कितनी है? भारत से अमेरिका की दूरी से भी ज़्यादा है। इसमें लोगों के रहने के लिए 2400 से ज़्यादा कमरे हैं, जो दुबई के बुर्ज खलीफा के कमरों की संख्या से लगभग 4 गुना है। इसमें एक साथ 1600 लोग रह सकते हैं, और इसीलिए इन सब को देखकर चीन चिढ़ गया है। आज देश की सेना को देश में बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर सौंप दिया गया। हमने आपको उसकी तस्वीरें बताई, उसकी ताकत बताई। पूरी तरह से स्वदेशी प्रतीकों को नेवी का ध्वज भी उधर फहराया गया। पीएम ने नौसेना के नए झंडे को जारी करते हुए कहा कि आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख इतिहास बदलने वाला है। एक और काम हो गया है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। भारतीय नौसेना का ये नया ध्वज छत्रपति शिवाजी की नौसेना से प्रेरित है। इसमें अष्टकोण के भीतर नेवी ब्लू रंग के नौसेना के जल क्षमता को दिखाने वाला वो रंग आपको दिखेगा। अष्टकोण छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की इस प्रेरणा को लेते हुए वो नया ध्वज तैयार किया गया है। उन्होंने समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जिसने दुश्मनों पर घातक प्रहार किए थे। इससे पहले नौसेना के ध्वज में एक हिस्से में तिरंगा और उसके अलावा अंग्रेज़ों का दिया सेंट जॉर्ज क्रॉस भी था, लेकिन अब इस नए ध्वज में एक हिस्से में तिरंगा, उसके अलावा नौसेना का एंकर का निशान एक अष्टकोण के बीच दिख रहा है। इस पर नौसेना का आदर्श वाक्य भी है, क्षणो वरुणा लिखा हुआ है। शिवाजी महाराज की नौसेना के जंगी बेड़े की मुहर भी अष्टकोण के आकार ही की थी, और इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेरणा वहां से आई है। यही वजह है कि नौसेना के नए ध्वज पर अष्टकोण का आकार और उस प्रतीक चिन्ह को आप देख सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।